हेलो गाइज, वेलकम टू माय ऑनलाइन इंजीनियरिंग स्टडी पॉइंट। मैं राम कुमार। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जिन चैप्टर से 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम लोग उसका अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। और बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 3 मार्क्स पूछे जाते के प्रश्न आते हैं। 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा है क्या? बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होगा वो बालक होगा। बालक की रुचि के अनुसार, उनके मन के अनुसार उसको मुख्य बिंदु में ला करके उसको शिक्षा दिया जाना, यही बाल केंद्रित है। मतलब बालक को, ना कि शिक्षक। शिक्षा का केंद्र होगा बालक, शिक्षक नहीं। और बाल केंद्रित शिक्षा के जो समर्थक थे वो थे जीजू भाई। कौन थे? ये प्रश्न लिख लेंगे। प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे। तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे जीजू भाई। समर्थक इनका समर्थक समर्थक जो है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक जो है जीजू भाई। कौन है? जीजू भाई। जीजू भाई। और बाद में अन्य 2 समर्थक भी हुए, एक मोरिया मानसरी और एक फ्रोबेल। तो उसको लिख लेंगे। लेकिन डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है, तो उत्तर मारना है गिजू भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान रहा है गिजू भाई का। और अन्य में 2 नोट कर लेंगे। अन्य में डॉक्टर मोरिया मांटेसरी, मोरिया मांटेसरी एवं फ्रोबेल। बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र बिंदु क्या होता है। शिक्षक और बालक दोनों ऑप्शन रहते हैं, तो मानना है बालक। बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र बिंदु क्या होता है? बालक होता है। यह उपागम शिक्षण के बजाय अधिगम शिक्षण, मतलब करके सीखना, अधिगम शिक्षण पर बल देता है। इसका उद्देश्य, अब बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है यह है कि जैसे कि बच्चों में जो कमी है उस कमी को दूर करना, उसकी कमजोरियों को जानना। शिक्षक को यह बताया जाता है कि बच्चों की कमजोरियों को पहले पकड़ें और अलग अलग करके सारे बच्चों को उनकी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि मुख्य बात यह है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर होने के कारण वो आगे रुचि से पढ़ते नहीं है और फिर कई बच्चे स्कूल छोड़ भी देते हैं। तो इस समस्या से दूर करने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के लिए क्या है कि बच्चे की कमजोरी को जानना, कि बच्चे में क्या कमजोरी है और फिर उस पर काम करना। यानी कि उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालकों की चहुमुखी विकास हम तभी कर सकते हैं जब उनकी सारी कमजोरियों को जान पाएंगे, उनकी सारी विशेषताओं को जान पाएंगे। यानी कि इसका ही एक स्वरूप है कि चहुमुखी विकास। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है चहुमुखी विकास, मतलब पूरी तरह से चारों ओर विकास हो जाना। पाठचर्या के विभिन्न स्तर पर शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, शिक्षार्थियों की क्या आवश्यकता है, क्या कमी है, उसको पहले जानना। आवश्यकताओं, अभिवृत्तियों, योग्यताओं पर होनी चाहिए, उसकी क्या योग्यता है उस हिसाब से उसके आगे शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तपरक गतिविधियों पर बल देना चाहिए। हस्तपरक गतिविधियों मतलब करके सीखना, उसको कराना चाहिए, प्रैक्टिस करा करके किसी भी चीज को बार बार प्रैक्टिस करा करके उसके अधिगम को ग्रहण कराना चाहिए। इससे क्या होता है, वो भूलेंगे कम, यानी वो रुचि लेकर के कार्य को करेंगे। मतलब हस्तपरक गतिविधियों पर बल देना चाहिए। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। बालक स्वयं के अनुभव, अपने चारों ओर के वातावरण के साथ अंतः क्रिया के द्वारा निजी ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी कि चारों के वातावरण से
बहुत कुछ बच्चों को सीखने को मिलता है और उससे सक्रिय भागीदारी निभा करके जो कुछ सीखने को मिलता है वह क्या है, वह एक अधिगम है। यानी कि बालक अपने स्वयं का अनुभव किसी कार्य को कर रहा है तो उससे उसको कुछ अनुभव मिल रहा है। स्वयं के अनुभव और अपने चारों ओर के वातावरण के साथ अंतःक्रिया, पॉइंट नोट करें, अंतःक्रिया के द्वारा अपने निजी ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं। शिक्षक बच्चों को अधिकतम अधिगम प्रदान करने के लिए क्या करेगा, उनकी कमजोरियों को जानेगा, उनका रुचि क्या है उनको जानेगा। यानी कि वही है कि शिक्षक बच्चों के अधिकतम अधिगम एवं विकास के लिए उनकी वर्तमान ज्ञान, अभी उसकी कहाँ तक नॉलेज, क्या नॉलेज है, उससे आगे सिखाने का प्रयास करेंगे। अधिकतर प्रेजेंट का नॉलेज, वर्तमान नॉलेज, उसकी योग्यता, उसकी रुचि, किस सब्जेक्ट में रुचि है, किस विषय में रुचि है, क्या रुचि नहीं है। अगर रुचि नहीं है तो विषय को रुचिकर बनाना ये शिक्षक का कार्य होता है। यानी ज्ञान, योग्यता, रुचि के आधार पर आवश्यक अधिगम प्रदान करता है, यह शिक्षक का कार्य है। यानी कि शिक्षक बच्चों को अधिकतम अधिगम एवं विकास के लिए क्या करता है, उनके वर्तमान ज्ञान, योग्यता और रुचि के आधार पर आवश्यक अधिगम का मतलब सीखना या सिखाना, ठीक है, आवश्यक अधिगम प्रदान करता है। जो भी उसको जरूरत है वो उनको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है और बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं। तो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य बिंदु बालक होता है, यह भी एक विशेषता है। अधिगम का केंद्र जो होगा वो बालक होगा, अधिगम का केंद्र क्या होगा, बालक होगा, न कि शिक्षक। नेक्स्ट है कि कक्षा में बालक निष्क्रिय ना होकर सक्रिय प्रतिभागी होता है। कक्षा में बच्चे जब तक सक्रिय नहीं होंगे तब तक वो सीखेंगे नहीं। अगर बच्चे सक्रिय नहीं है तो उसको सक्रिय करने के लिए शिक्षक को कुछ उपाय करने चाहिए, कुछ पहेलियां सुनानी चाहिए, कुछ प्रश्न पूछते जाने चाहिए ताकि बच्चा सक्रिय हो सके। तो आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, सक्रिय है या नहीं है इसको जानने के लिए आप 2 टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे से एक प्रश्न करेंगे। सिंपल सी बात है कि बच्चा पता चल जाएगा सक्रिय है या नहीं। यानी कि बच्चों की भागीदारी कैसी होनी चाहिए कक्षा में, तो बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, न कि प्रजातांत्रिक। लोकतांत्रिक वातावरण का अर्थ है कि बच्चे स्वतंत्र होना चाहिए, किसी भी समस्या को लेकर के वो शिक्षक से या किसी अन्य बच्चों से प्रश्न पूछ सके, किसी भी समस्या का समाधान के लिए वह किसी के साथ हिचकिचाहट ना हो। लोकतांत्रिक वातावरण के कारण कि अपनी समस्या को समाधान करने के लिए किसी से पूछ सकता है, किसी से वह चर्चा कर सकता है। या फिर से देख लीजिए कि बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, बालक अपने स्वयं के अनुभव और अपने चारों ओर के वातावरण के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अपने निजी ज्ञान का निर्माण करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तो शिक्षक अपने बच्चों को अधिकतम अधिगम एवं विकास के लिए उनके वर्तमान ज्ञान, योग्यता और रुचि के आधार पर आवश्यक अधिगम प्रदान करता है। विशेषता सबसे प्रमुख बिंदु है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का केंद्र क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अधिगम केंद्र जो होगा बालक होगा। कक्षा में बालकों की निष्क्रिय भागीदारी न होकर के सक्रिय प्रतिभागी होता है, सक्रिय भागीदारी होता है, ठीक है, निष्क्रिय ना होकर के सक्रिय प्रतिभागी या सक्रिय भागीदारी होता है कक्षा में। कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, न कि प्रजातांत्रिक। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए मटेरियल होना बहुत आवश्यक है। बच्चों का पुस्तक नहीं होंगे, पेंसिल नहीं होंगे, स्लेट नहीं होंगे तो फिर पढ़ाने में दिक्कत होगी। यानी कि पाठ्यचर्या के लिए, पाठ्यक्रम के लिए क्या चाहिए, उनकी पाठ्य पुस्तक, उसका जो मटेरियल है, उसका जो पेंसिल, कलम, रबड़, ये सब चीज होना आवश्यक है। तो वही है पाठ्यचर्या एवं अनुदेशन सामग्री। पाठ्यचर्या एवं अनुदेशन सामग्री TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि मटेरियल होना आवश्यक है, सब पाठ्य सामग्री होना आवश्यक है। जैसे पुस्तक हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, इन सब चीजों का होना आवश्यक है।
किसी भी बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वांगीण विकास अगर चाहते हैं तो सामग्री भी उसके पास होनी चाहिए। बच्चों में सर्वांगीण विकास, बच्चों में सर्वांगीण विकास को परिपुष्ट या परिपूर्ण करने के लिए साधन होता है। पुस्तक, पेंसिल, ये क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। वो आपका मटेरियल है, वो साध्य नहीं सकता है, वो एक तरह का एक साधन है जिसको पढ़ करके वह ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो वही प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, साधन और साध्य फंसाते हैं। ठीक है, साध्य या साधन। तो बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों में सर्वांगीण विकास या परिपुष्ट विकास के लिए जो मटेरियल है, जो टीचिंग मटेरियल है, जो भी मटेरियल है, चाहे पुस्तक हो, पेंसिल हो, रबड़ हो, जो भी है, वह एक तरह का साधन है, साध्य नहीं, न कि साध्य। साधन है, न कि साध्य। दूसरी बात की मूल्यांकन। मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? अगर कोई भी शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सप्ताह भर के बाद या महीना भर के बाद उसको आकलन करना चाहिए, उसको मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चों ने क्या ग्रहण किया, क्या ग्रहण नहीं किया। अगर नहीं सीख रहा है तो उसका क्या कारण है, इस चीज को जानने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन से पता चलता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे हैं। अगर नहीं सीख रहे हैं तो उसके लिए फिर क्या करनी चाहिए, इसलिए मूल्यांकन आवश्यक है। ऐसे मूल्यांकन है क्या? तो मूल्यांकन है कि बच्चों की उपलब्धि, बच्चे क्या सीख रहे हैं, बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन उसकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए किया है। उसकी प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए किया था। प्रगति कैसे चल रही है, यानी कि वो कैसे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, तो उसको जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। इसको एवल्यूएशन बोलते हैं इंग्लिश में। मूल्यांकन निदानात्मक और उत्तरात्मक होता है। मूल्यांकन ऐसे प्रश्नों से किया जाता है जो प्रश्न कक्षा में पहले पढ़ाए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि बच्चे उसका उत्तर दे सके। उत्तरात्मक है, कैसा हो? उत्तरात्मक, बच्चे उसका उत्तर दे सके। और गए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि लाइक से कुछ होता नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। अगर आप लोग जल्द करेंगे तो फिर मैं लाइव आके पढ़ा सकूँ, इसलिए लाइव नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि अभी चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है और सब्सक्राइबर की संख्या भी कमी है। यानी कि आप लोग जल्द जो भी वीडियो देख रहे हैं, एक बार सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरा नया वीडियो जो भी आ सके आप लोग को सूचना मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। यानी कि सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइज, वेलकम टू माय ऑनलाइन इंजीनियरिंग स्टडी पॉइंट। मैं राम कुमार। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिन चैप्टर से 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम लोग उसका अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। और बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से 3 मार्क्स पूछे जाते के प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा है क्या? बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होगा वो बालक होगा। बालक की रुचि के अनुसार, उनके मन के अनुसार उसको मुख्य बिंदु में ला करके उसको शिक्षा दिया जाना, यही बाल केंद्रित है। मतलब बालक को, ना कि शिक्षक। शिक्षा का केंद्र होगा बालक, शिक्षक नहीं। और बाल केंद्रित शिक्षा के जो समर्थक थे वो थे जीजू भाई। कौन थे? प्रश्न लिख लेंगे। प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे, तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे जीजू भाई। समर्थक इनका समर्थक जो है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक जो है जीजू भाई। कौन है? जीजू भाई। और बाद में अन्य 2 समर्थक भी हुए, एक मोरिया मानसरी और एक फ्रोबेल। तो उसको लिख लेंगे। लेकिन डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है, तो उत्तर मारना है गिजू भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान रहा है गिजू भाई का। और अन्य में 2 नोट कर लेंगे। अन्य में डॉक्टर मोरिया मांटेसरी
मौर्य, मॉन्टेसरी एवं फ्रोबेल। बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र बिंदु क्या होता है। शिक्षक और बालक दोनों ऑप्शन रहते हैं, तो मानना है बालक। बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र बिंदु क्या होता है, बालक होता है। यह उपागम शिक्षण के बजाय अधिगम शिक्षण मतलब करके सीखना, अधिगम शिक्षण पर बल देता है। इसका उद्देश्य, अब बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है यह है कि जैसे कि बच्चों में जो कमी है उस कमी को दूर करना, उसकी कमजोरियों को जानना। शिक्षक को यह बताया जाता है कि बच्चों की कमजोरियों को पहले पकड़ें और अलग अलग करके सारे बच्चों को उनकी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि मुख्य बात यह है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर होने के कारण वह आगे रुचि से पढ़ते नहीं है और फिर कई बच्चे स्कूल छोड़ भी देते हैं। तो इस समस्या से दूर करने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के लिए क्या है कि बच्चे की कमजोरी को जानना कि बच्चे में क्या कमजोरी है और फिर उस पर काम करना। यानी कि उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालकों की चहुमुखी विकास हम तभी कर सकते हैं जब उनकी सारी कमजोरियों को जान पाएंगे, उनकी सारी विशेषताओं को जान पाएंगे। यानी कि इसका ही एक स्वरूप है कि चहुमुखी विकास। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है चहुमुखी विकास, मतलब पूरी तरह से चारों ओर विकास हो जाना। पाठचर्या के विभिन्न स्तर पर शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, शिक्षार्थियों की क्या आवश्यकता है, क्या कमी है, उसको पहले जानना। आवश्यकताओं, अभिवृत्तियों, योग्यताओं पर होनी चाहिए, उसकी क्या योग्यता है उस हिसाब से उसके आगे शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तपरक गतिविधियों पर बल देना चाहिए। हस्तपरक गतिविधियों मतलब करके सीखना, उसको कराना चाहिए, प्रैक्टिस करा करके किसी भी चीज को बार बार प्रैक्टिस करा करके उसके अधिगम को ग्रहण कराना चाहिए। इससे क्या होता है, वो भूलेंगे कम, यानी वो रुचि लेकर के कार्य को करेंगे। मतलब हस्तपरक गतिविधियों पर बल देना चाहिए। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, बालक स्वयं के अनुभव, अपने चारों ओर के वातावरण के साथ अंतःक्रिया के द्वारा निजी ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी कि चारों का वातावरण से बहुत कुछ बच्चों को सीखने को मिलता है और उससे सक्रिय भागीदारी निभा करके जो कुछ सीखने को मिलता है वह क्या है, वह एक अधिगम है। यानी कि बालक अपने स्वयं का अनुभव किसी कार्य को कर रहा है तो उसको कुछ अनुभव मिल रहा है। स्वयं के अनुभव और अपने चारों ओर के वातावरण के साथ अंतःक्रिया, पॉइंट नोट करें, अंतःक्रिया के द्वारा अपने निजी ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं। शिक्षक बच्चों को अधिकतम अधिगम प्रदान करने के लिए क्या करेगा, उनकी कमजोरियों को जानेगा, उनका रुचि क्या है उनको जानेगा। यानी कि वही है कि शिक्षक बच्चों के अधिकतम अधिगम एवं विकास के लिए उनकी वर्तमान ज्ञान, अभी उसकी कहाँ तक नॉलेज, क्या नॉलेज है, उससे आगे सिखाने का प्रयास करेंगे। अधिकतर प्रेजेंट का नॉलेज, वर्तमान नॉलेज, उसकी योग्यता, उसकी रुचि, किस सब्जेक्ट में रुचि है, किस विषय में रुचि है, क्या रुचि नहीं है। अगर रुचि नहीं है तो विषय को रुचिकर बनाना ये शिक्षक का कार्य होता है। यानी ज्ञान, योग्यता, रुचि के आधार पर आवश्यक अधिगम प्रदान करता है, ये शिक्षक का कार्य है। यानी कि शिक्षक बच्चों को अधिकतम अधिगम एवं विकास के लिए क्या करता है, उनके वर्तमान ज्ञान, योग्यता और रुचि के आधार पर आवश्यक अधिगम का मतलब सीखना है सिखाना, ठीक है, आवश्यक अधिगम प्रदान करता है। जो भी इसको जरूरत है वो उनको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है और बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं। तो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य बिंदु बालक होता है, यह भी एक विशेषता है। अधिगम का केंद्र जो होगा वो बालक होगा, अधिगम का केंद्र क्या होगा, बालक होगा, न कि शिक्षक। नेक्स्ट है
कि कक्षा में बालक निष्क्रिय ना होकर सक्रिय प्रतिभागी होता है। कक्षा में बच्चे जब तक सक्रिय नहीं होंगे तब तक वो सीखेंगे नहीं। अगर बच्चे सक्रिय नहीं है तो उसको सक्रिय करने के लिए शिक्षक को कुछ उपाय करने चाहिए, कुछ पहेलियां सुनानी चाहिए, कुछ प्रश्न पूछते जाने चाहिए, ताकि बच्चा सक्रिय हो सके। तो आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, सक्रिय है या नहीं है इसको जानने के लिए आप 2 टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे से एक प्रश्न करेंगे। सिंपल सी बात है कि बच्चा पता चल जाएगा सक्रिय है या नहीं। यानी कि बच्चों की भागीदारी कैसी होनी चाहिए कक्षा में, तो बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, न कि प्रजातांत्रिक। लोकतांत्रिक वातावरण का अर्थ है कि बच्चे स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी समस्या को लेकर के वो शिक्षक से या किसी अन्य बच्चों से प्रश्न पूछ सके। किसी भी समस्या का समाधान के लिए वह किसी के साथ हिचकिचाहट ना हो। यानी लोकतांत्रिक वातावरण के कारण कि अपनी समस्या को समाधान करने के लिए किसी से पूछ सकता है, किसी से वह चर्चा कर सकता है। या फिर से देख लीजिए कि बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत बालक अपने स्वयं के अनुभव और अपने चारों ओर के वातावरण के साथ अंतः क्रिया के द्वारा अपने निजी ज्ञान का निर्माण करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तो शिक्षक अपने बच्चों को अधिकतम अधिगम एवं विकास के लिए उनके वर्तमान ज्ञान, योग्यता और रुचि के आधार पर आवश्यक अधिगम प्रदान करता है। विशेषता सबसे प्रमुख बिंदु है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का केंद्र क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अधिगम केंद्र जो होगा बालक होगा। कक्षा में बालकों की निष्क्रिय भागीदारी न होकर के सक्रिय प्रतिभागी होता है, सक्रिय भागीदारी होता है। ठीक है, निष्क्रिय ना होकर के सक्रिय प्रतिभागी या सक्रिय भागीदारी होता है कक्षा में। कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, न कि प्रजातांत्रिक। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए मटेरियल होना बहुत आवश्यक है। बच्चों का पुस्तक नहीं होंगे, पेंसिल नहीं होंगे, स्लेट नहीं होंगे, तो फिर पढ़ाने में दिक्कत होगी। यानी कि पाठ्यचर्या के लिए, पाठ्यक्रम के लिए क्या चाहिए, उनकी पाठ्य पुस्तक, उसका जो मटेरियल है, उसका पेंसिल, कलम, रबड़, ये सब चीज होना आवश्यक है। तो वही है पाठ्यचर्या एवं अनुदेशन सामग्री। पाठ्यचर्या एवं अनुदेशन सामग्री, पाठ्यचर्या एवं अनुदेशन सामग्री TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यानी कि मटेरियल होना आवश्यक है, सब पाठ्य सामग्री होना आवश्यक है। जैसे पुस्तक हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, इन सब चीजों का होना आवश्यक है किसी भी बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वांगीण विकास अगर चाहते हैं तो सामग्री भी उसके पास होनी चाहिए। बच्चों में सर्वांगीण विकास को परिपुष्ट या परिपूर्ण करने के लिए साधन होता है। पुस्तक, पेंसिल, ये क्या है, साधन है, साध्य नहीं है। वो आपका मटेरियल है, वो साध्य नहीं सकता है, वो एक तरह का एक साधन है जिसको पढ़ करके वह ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो वही प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, साधन और साध्य फंसाते हैं। ठीक है, साध्य या साधन। तो बच्चों में सर्वांगीण विकास या परिपुष्ट विकास के लिए जो मटेरियल है, जो टीचिंग मटेरियल है, जो भी मटेरियल है, चाहे पुस्तक हो, पेंसिल हो, रबड़ हो, जो भी है, वह एक तरह का साधन है, साध्य नहीं, न कि साध्य। साधन है, न कि साध्य। दूसरी बात की मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। अगर कोई भी शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सप्ताह भर के बाद या महीना भर के बाद उसको आकलन करना चाहिए, उसको मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चों ने क्या ग्रहण किया, क्या ग्रहण नहीं किया। अगर नहीं सीख रहा है तो उसका क्या कारण है। इस चीज को जानने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन से पता चलता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे हैं। अगर नहीं सीख रहे हैं तो उसके लिए फिर क्या करनी चाहिए, इसलिए मूल्यांकन आवश्यक है। ऐसे मूल्यांकन है क्या, तो मूल्यांकन है कि बच्चों की उपलब्धि, बच्चे क्या सीख रहे हैं, बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन उसकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए किया है। उसकी प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए किया था। प्रगति कैसे चल रही है, यानी कि वो कैसे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, तो उसको जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। इसको एवल्यूएशन बोलते हैं इंग्लिश में। मूल्यांकन निदानात्मक और उत्तरात्मक होता है। मूल्यांकन ऐसे प्रश्नों से किया जाता है जो प्रश्न कक्षा में पहले पढ़ाए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि बच्चे उसका उत्तर दे सके। उत्तरात्मक है,
कैसा हो, उत्तरात्मक, बच्चे उसका उत्तर दे सके। और